नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्टिस्टिक टॉक विद संकल्प श्रीवास्तव में। हम यहाँ पर हर बार एक नई शख्सियत लेकर आते हैं। आज एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित हैं जिनका नाम है सपना जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू संकल्प जी, आपने अपने इस शो पे मुझे बुलाया, मुझे अच्छा लगा जी। तो आपको मैं पहले बता दूं, सपना जी का इंट्रोडक्शन एक बार दे दूं, फिर हम अपनी वार्तालाप आगे बढ़ाते हैं। सपना जी का इंट्रोडक्शन है, ये राइटर हैं, ये क्रिएटिव कंटेंट राइटर हैं और शूट्स पे चाहे प्री प्रोडक्शन हो चाहे पोस्ट प्रोडक्शन हो अपना फुल ये सपोर्ट देती हैं विजडम सिने आर्ट्स को। तो सपना जी, आपकी ये पारी कैसे शुरू हुई? मेरी पारी एक्चुअली मैं बताऊं तो राइटिंग का जो पैशन है ये मेरे अंदर पहले से था। मुझे नहीं पता था कि ये लाइन मुझे किधर ले जाएगी, लेकिन लिखना मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया था। बहुत छोटे से मैं एडवर्टाइजमेंट की फाइल बना के रखी हुई थी जो आज भी मेरे पास है। कौन सी उम्र में? आई थिंक मैं 10th क्लास में होंगी या 8th क्लास में होंगी। तब से मैंने एड लिखना शुरू कर दिया था और जब भी टीवी पे कभी फिल्म आती थी या सीरियल आते थे तो मैं टीवी में फिल्म या सीरियल नहीं देखने बैठती थी, सब एड के टाइम उठ जाते थे और मैं एड बैठ के देखती थी। तो मेरा इंटरेस्ट एड की तरफ बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने ऐसे ही लिखने की आदत थी, मैं लिखती रही तो वो फाइल का कलेक्शन मेरे पास ऐड का आ गया। और थोड़ा ये क्लियर नहीं थी कि क्या है, बस ये विजुअलाइजेशन माइंड में आता था कि ये मैगी है, इसका ऐड ऐसे हो सकता है, ये आपका चॉकलेट है, इसका ऐड ऐसे हो सकता है। तो विद कैप्शन पूरा लिखती थी, क्योंकि अभी कोई ऐसी एजुकेशन कॉमर्शियल नहीं ली थी कि मुझे पता हो। 10th क्लास में तो मैं अपनी स्कूलिंग ही कर रही थी, तो फिर भी मैं लिखती थी ये टैगलाइन होगी, ये विजुअलाइजेशन होगा, सीन ऐसे शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो एक क्रिएटिविटी है ये कहीं सीखने से तो आती नहीं है। तो ये एक पैशनेट अगर आप होते हैं किसी चीज़ को लेके तो उसको डेवलप करना रहता है। फिर लाइन जब मैं 12th मैंने पास आउट किया तो मुझे लगा कि शायद मुझे मास कम्युनिकेशन की ही लाइन पकड़नी चाहिए। तो मैंने इसके लिए एफर्ट भी किया, चीज़ें भी की, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कोर्स परस्यू नहीं कर पाई। बहुत सारी सर्कमस्टांसेस थी, बहुत चीज़ें थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे दिल्ली मुंबई से ही ये कोर्स करना है। मतलब इनफैक्ट दिल्ली भी नहीं आना चाहती थी, मुंबई का ही था। और मैं लखनऊ से हूँ तो मदर फादर लखनऊ ही चाहते थे सारी चीज़ें हो, और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी रही कि मैं मुंबई आके कोर्स नहीं कर पाई। मुंबई जाके देवेश से मैं मिली कोर्स के ही एक कोर्स की इंक्वायरी के दौरान देवेश से मिली थी। देवेश से इंटरेक्शन हुआ, देवेश मास कम्युनिकेशन परस्यू कर रहे थे। तो आपके हस्बैंड मेरे, तो हम लोग की फिर मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, चीज़ें हुई। तो आफ्टर मैरिज हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया। तो जब शादी होके आए तो देवेश कुछ सीरियल्स में काम कर रहे थे और मुझे लगा कि क्यों ना हम अपना काम शुरू करते हैं। तो कुछ पहले एड एजेंसीज में मैंने कुछ कॉपी राइटिंग की, तो काफ़ी एड एजेंसीज में फ्रीलांस कॉपी राइटिंग काफ़ी दिनों तक की। कुछ आई थिंक करीब 30 एड्स मेरे ऑन एयर होंगे जो मैंने सारे डेवलप किए थे एजेंसी के थ्रू, और फ्रीलांसिंग, कॉपी राइटिंग, ऐसे सिलसिला शुरू हुआ। साथ के साथ हमने विजडम सिने आर्ट्स को एक कंपनी रजिस्टर कर दी, विजडम सिने आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसमें हम लोगों ने अपना काम पूरा शुरू किया। तो जर्नी यहीं तक है, राइटिंग से शुरुआत हुई थी और क्रिएटिव सुपरविजन पूरा रहता है मेरा। और जैसा आपने बोला कि प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट सब में मेरा रहता है। उसके पीछे वजह क्या है कि जब आप किसी चीज़ को लेके चलते हैं, जैसे ये हमारी कंपनी है, मैं और देवेश इसके डायरेक्टर हैं, तो स्टेक पे आप होते हैं। जब भी कुछ आप काम करते हैं आप स्टेक पे होते हैं, और आपकी टीम कैसे काम कर रही, क्या कर रही, जब तक आपको नहीं पता होगा कि आप क्या डिलीवर कर रहे हैं तब तक आप कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली नहीं निकाल सकते। तो इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ता है, और ये इन्वॉल्वमेंट हम ज़बरदस्ती नहीं रखते हैं, पैशन ही है, काम ही है, ये लाइफ ही है, तो पूरा इन्वॉल्वमेंट इसी में रहता है। बिल्कुल। जब तक देखिए अपना फुल फोकस आप नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो इवन सपना जी का फील्ड हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, जो भी है आपका पैशन, आपको फुल फोकस्ड होना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली आप। विदाउट फोकस आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो फील्ड है, मतलब
सही बोला आपने, म्यूजिक की फील्ड हो, वीडियो की फील्ड है, जो भी आर्टिस्टिक फील्ड है, उसमें आप सिर्फ कॉमर्शियल एंगल से नहीं उतर सकते, क्योंकि आप सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करिए उतर जाइए, नहीं, आपका जब तक पैशन नहीं होगा तब तक आप उस फील्ड में सरवाइव नहीं कर सकते। पैशन और पेशेंस दोनों बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, पैशन और पेशेंस, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली। बहुत से लोग बहुत जल्दी ना आस तोड़कर बैठ जाते हैं, नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, लगता है हमारी लाइफ में ये लिखा ही नहीं है। वो थोड़ा उनके लिए बहुत ही ड्रॉबैक होता है। आपको क्या लगता है कि फैमिली सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है इस फील्ड के लिए तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप अपने पैशन को फॉलो करके आर्टिस्टिक फील्ड में आते हैं तो आपको कॉमर्शियली इतनी जल्दी बेनिफिट नहीं मिलता। यानी कि मान लीजिए आप मतलब अपने आप को टाइमलाइन में नहीं बांध सकते। जैसे मैंने सोचा कि मैं 25 साल की उम्र में मैं यहाँ पहुँच जाऊंगी, हो सकता है वो चीज़ आपको 40 साल की उम्र में मिलेगा, आप अगर कंटिन्यू चलेंगे तो मिलेगा, लेकिन आप अपने आप को टाइम में नहीं बांध सकते। बिल्कुल, तो अगर फैमिली ये प्रेशर डालती है कि नहीं देखो तुमने ये क्या किया, मतलब लड़कियों के साथ चलो एक चीज़ अच्छी है कि ये प्रेशर नहीं होता कि आप मनी जल्दी फटाफट अर्न करिए, लेकिन फिर भी आप अगर सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं एक एज के बाद, तो वो बहुत प्लस पॉइंट होता है। लकीली इस मामले में मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मेरी फैमिली का है, और उन्होंने मेरे बचपन से मेरे टैलेंट को ना हमेशा एक पंख दिया। उन्होंने कभी ये नहीं रोका कि नहीं तुम ये करोगे तो क्या करोगे, तुमको गवर्नमेंट जॉब करनी है, तुमको शादी करनी है, नहीं, उन्होंने कहा तुम्हारी अगर इच्छा है, तुम्हारे अंदर ये पैशन है, तो वो बचपन से मुझे सपोर्ट मिला, जिससे मेरे माइंड पे किसी तरह का दबाव नहीं था कि नहीं मुझे शादी ही करनी है, या अरे मुझे तो घर चलाना है, नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब पे जाना है। उन्होंने हमेशा मुझ पे ट्रस्ट किया, और मुझे लगता है एक फैमिली का ट्रस्ट बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज दोनों बहुत मायने रखता है। और मेरे लिए फॉर्चुनेटली मैं दोनों चीज़ों में मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी शादी के बाद भी फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है मेरे पे कि आप ये नहीं कर सकते, और शादी के पहले भी। तो मैं इस मामले में फॉर्चुनेट हूँ। देवेश का भी जैसे पूरा सपोर्ट मेरे साथ रहता है, वो हमेशा ये कहते हैं कि हाँ तुम्हारा डिसीजन क्या है, क्या तुम सोच रहे हो। तो ये मतलब मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब आर्टिस्टिक फील्ड में होते हैं तो ऑलरेडी आप प्रेशर में होते हैं, क्योंकि आपको अपना टैलेंट भी प्रूव करना है, आपको सेल्फ डिपेंडेंसी भी रखनी है, आपको एक पैशन भी फॉलो करना है। अब उसके बाद अगर फैमिली प्रेशर दे तो एक प्रेशर और आ गया। तो मुझे लगता है हर फैमिली को सपोर्ट देना चाहिए, अगर कोई आर्टिस्टिक फील्ड में उसका बच्चा है तो उसे सपोर्ट देना चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या है खासकर गर्ल्स के ऊपर। गर्ल्स की ये समस्या आती है कि वो, क्योंकि देखिए आपने अभी बताया ये पैशन और पेशेंस दोनों की जरूरत होती है। फैमिली जो है वो पेशेंस खो देती है कि भाई अब तो शादी करनी है, अब तो जो भी है तुम बाद में देखना। राइट। तो उन गर्ल्स को क्या करना चाहिए कि वो एटलीस्ट, क्योंकि वो उसके बाद में मेंटली जो है वो बिल्कुल अलग हो जाती हैं, वो उस पैशन से हिल जाती हैं और वो एक नए घर में जाने के लिए प्रिपेयर होती हैं। राइट। मुझे जो लगता है मतलब सबकी सर्कमस्टांसेस, सबकी सिचुएशन अलग होती है, तो मैं कोई भी ऐसी राय नहीं देना चाहूँगी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आपको स्टैंड खुद होना पड़ेगा, अपने लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो सोसाइटी हो, फैमिली हो, वो हर समय आपको कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए तैयार रहती है। आप शादी करें, शादी ना करें, आप कुछ भी करें, लेकिन अपना पैशन मत छोड़ें। आपका जो एक पैशन है, जो एक आपका एक डिजायर है, जो इच्छा है आपकी कि ये मुझे करना है, वो आपको करना चाहिए। आपकी ये मैटर नहीं करता कि आप छोटे सिटी में रह रहे हैं, आप बड़े शहर में जा रहे हैं, आप शादी नहीं कर रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं। पैशन तो पैशन है, आपको कन्विंस करना पड़ता है। फैमिली का सपोर्ट जैसे मैंने बोला मेरा रहा, लेकिन क्यों रहा? क्योंकि मैं उस चीज़ को लेके बहुत एक तरह से स्टेप बॉन्ड थी कि नहीं मुझे ये करना है, एनी हाउ, बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज मुझे करना है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मायने रखती है। हर इंसान आपको तभी सपोर्ट देता है जब आपके अंदर वो पैशन देखता है, वो स्ट्रॉन्ग एक विल पावर देखता है कि नहीं हाँ ये कर सकती है। तो आपको पहले खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा। आप अगर सबका एक मुंह देखते रहेंगे कि नहीं क्या मैं करूं, पहले आप खुद ही अगर डाउट में रहेंगे तो आप कैसे अपनी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं? पहले खुद से ये मजबूत रखिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तब आप इस चीज़ में हर कोई सपोर्ट करेगा। तो मैं तो ये चाहूँगी कि मतलब
कोई भी लड़की हो या लड़का हो, स्पेशली गर्ल्स के लिए हमारी सोसाइटी में गर्ल्स को खुद अपने आप को स्टैंड करना पड़ेगा, तभी तो पूरी दुनिया वही उसके स्टैंड पीछे आपने भी आएगी। लिया था, वैसा ही स्टैंड हर गर्ल को लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपके अंदर सच में लगन है तो वो लगन जो है, वो चाहे आप अभी इस घर में हो, चाहे शादी के बाद दूसरे घर में हो, वो लगन अगर टूटी तो आपका ब्रेक लग जाएगा। लेकिन अगर लगन आपने लगा के रखी तो हो सकता है आप न जाने कौन से आसमान में पहुंच जाएं। बिल्कुल, और हर एक चीज आपको कहीं ना कहीं अगर कॉम्प्रोमाइज करना भी है तो पैशन के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए, कुछ पर्सनल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। मतलब आप अपने पैशन को लेके आप कैसे हल्के में ले सकते हैं, अगर आपने हल्के में लिया फिर आप कैसे स्टैंड कर सकते हैं। सही तो बात। उसके लिए आपको बिल्कुल रहना चाहिए कि ठीक है, छोटी मोटी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, हर चीज लाइफ में परफेक्शन नहीं मिलता, बट आप अपने पैशन को लेके, अपने एक ड्रीम को लेके कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हम लोगों ने काफी साथ में काम किया है। मेरे ख्याल में हम दोनों को साथ में काम करते 1 दशक बिल्कुल, 1 दशक तो आराम से हो गया। तो इतने सारे साथ में काम किए हैं आपने, मैंने मिलके, उसके अलावा भी आपने बहुत काम किया है। थोड़ा सा हमें अपने कामों के बारे में बताइए। बिल्कुल। जैसा मैंने बताया, मेरे करियर की शुरुआत कॉपी राइटिंग से हुई थी और मैंने ऐड लिखने शुरू किए थे। फिर जब हमने विजडम सिनेमास डाला तो हमने ऐड प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। तो मेरी जर्नी एज अ राइटर स्टार्ट हुई थी, आज मैं एज अ प्रोड्यूसर हूँ। तो प्रोड्यूसर होने का मतलब ये नहीं है कि मैंने वो सब चीज़ें छोड़ दी हैं, वो कंटिन्यू चलती हैं, बट वो अब सब चीज़ें, पहले फ्रीलांस राइटिंग करती थी, फ्रीलांस चीज़ें कर देती थी, अब फ्रीलांस के लिए टाइम नहीं रहता। अब ये रहता है कि जो भी है अपने प्रोडक्शन के थ्रू ही जाना है, क्योंकि कंप्लीट प्रोजेक्ट पे ही इतना फोकस रहता है। बीइंग अ प्रोड्यूसर आपकी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है, आप स्टेक पे रहते हैं, तो आप स्टेक पे हैं तो आपको हमेशा एक चौकन्ना रह के काम करना होता है। तो कुछ चीज़ें आपको हटानी पड़ती हैं, बट हाँ, मेरी शुरुआत जो हुई कॉपी राइटिंग से हुई। मैं जिंगल राइट करती हूँ, मैं मतलब राइटिंग का मेरा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ऐड ही लिखती हूँ, मैं स्टोरीज भी लिखती हूँ, जिसको लेके मैंने अभी अपना एक ऑडियो बुक प्रिजर्वेशन के लिए ही मैंने मन की उड़ान चैनल शुरू किया। क्योंकि कॉमर्शियल राइटिंग तो मैं करती थी और कॉमर्शियल राइटिंग में सब कुछ क्लाइंट के अकॉर्डिंग चलता है। बिल्कुल। अब मेरा शौक कहाँ जाए, जो मैं चाहती हूँ लिखना वो कहाँ जाए, तो उसके लिए मैंने फिर स्टोरीज लिखना शुरू किया। स्टोरीज, पोएम्स, ये सब मैं लिखती हूँ और उसको मैंने फिर वीडियो के फॉर्म में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालना शुरू किया। उसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो वो एक मेरा शौक है। जो मेरा अपना बिजनेस है वो भी मेरा शौक है, बट ये उस शौक से थोड़ा सा पर एक शौक है जिसमें मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, और सिर्फ मेरी अपने शौक वाली बाउंडेशन है। क्योंकि मुझे ये है कि नहीं, मुझे करना है, वहाँ पे कोई ऊपर नहीं है कि तुम्हें करना है, उसमें हमेशा मेरा रहता है मुझे करना है। तो इसमें भी एक अलग इंटरेस्ट आता है। तो अभी जो मेरी जर्नी है, प्रोड्यूसर के तौर पे मैं हूँ। विजडम सिनेमास हमारा प्रोडक्शन हाउस है, प्लस पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो भी हम चलाते हैं, WC पोस्ट स्टूडियो। इसके अलावा भी बहुत सारे वेंचर्स हैं जो माइंड में है इसी फील्ड से रिलेटेड। बहुत सारे वेंचर्स हैं छोटे बड़े जो पूरे करने हैं, बट हाँ, जर्नी क्लियर है हम लोग की, रास्ता क्लियर है हमारा कि मुझे करना क्या है ये क्लियर है, कहाँ पहुँचना है ये क्लियर है। तो साथ साथ जर्नी चल रही है, पूरी जिंदगी इसी में बितानी है। बिल्कुल। अच्छा, आपके ऐसा इंस्पिरेशन कौन सी रही कि आप अचानक से इस क्रिएटिव फील्ड के अंदर गई? कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा मेंटर, कोई ऐसा इंस्पायर करने वाला शख्स जिसने आपको इतना मोटिवेट किया, नहीं बेटा तुम लग जाओ? वैसे इसे मेरी, अगर आप बोस्टिंग मत मानिए या शायद मेरा कोई गुरूर मत मानिएगा, लेकिन मेरा कोई भी पर्टिकुलर एक मेंटोर नहीं रहा। क्योंकि मैं कभी किसी एक पर्सन से इंस्पायर हुई नहीं, मेरे साथ में कभी नहीं रहा। क्योंकि मेरी आदत कभी भी, आज भी, गुरु को पकड़ के लटकने की नहीं है। मैं हमेशा, हो सकता है आप में मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, मैं आपसे ग्रैब कर लेती हूँ, मुझे किसी से कोई चीज़ अच्छी लगेगी, मैं ग्रैब कर लूँगी। तो मैं, जो मेरी आदत पे है, मैं सबसे सीखती चलती हूँ, सीखने की आदत मेरी है। मैं एक छोटी सी चींटी से भी सीख लेती हूँ, मैं एक पत्ते से भी सीख लूँगी, मैं प्लांट्स, पौधे, जंगल, कहीं से भी सीख लूँगी। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसको अपने में शामिल करती जाती हूँ। तो किसी ने मुझे ये पकड़ के नहीं बोला कि नहीं तुम्हें इसी फील्ड में जाना है। क्रिएटिव थी, लर्निंग पावर है मेरे अंदर, और लर्निंग करने की एक, मतलब कहते नहीं है, जैसे कि मुझे आज भी लगता है कि जब भी मैं कुछ करती हूँ तो मुझे लगता है हाँ ये सीखना चाहिए।
किसी की कोई चीज़ अच्छी मैं बहुत फ्रीली सीखती हूँ और उससे उसका क्रेडिट भी देती हूँ कि मैंने आपसे ये चीज़ सीखी, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। तो कोई पर्टिकुलर गुरु नहीं है मेरा, मैं किसी को भी वैसा गुरु नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गुरु प्रकृति आपकी होती है, कि आप प्रकृति के हर इंसान से सीखते हैं, हर एक प्राणी से सीखते हैं। और सबसे बड़ा गुरु या प्रेरणा मैं खुद की खुद हूँ, मैं अपने को ही प्रेरणा मानती हूँ और सभी को क्रेडिट देती हूँ कि जिससे मैंने जो कुछ सीखा मैंने टुकड़ों में सीखा है, कोई पर्टिकुलर एक पर्सन ने नहीं सिखाया मुझे जी। अच्छा, विजडम सिने आर्ट्स को इतना समय हो गया है, लगातार वो प्रोग्रेस चल रही है, आपने क्या कभी अपने आप को बॉलीवुड में एंटर करने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए करा है प्रयास? देखिए, हमारी फील्ड ही बॉलीवुड की है, लेकिन हाँ, जैसा आपने बोला कि भी विजडम सिने आर्ट्स ने बॉलीवुड में जैसे फीचर फिल्म हो गई, इन सब के प्रोड्यूस में अभी नहीं मतलब है। मेजरली आपने जो करा है वो एड कमर्शियल्स हो गए, कॉर्पोरेट वीडियोस हो गए और डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, और मेरे ख्याल में कुछ मूवीज भी करी हैं एज अ मतलब DI वगैरह में, पोस्ट प्रोडक्शन में। तो कुछ ऐसा कि आप अपना वेंचर चालू करें इन बॉलीवुड, कि आपने अपना प्रोडक्शन एक जो है एज अ बॉलीवुड फिल्म के लिए, सिनेमास के लिए एक रेडी किया? देखिए, इस फील्ड में जो भी आया मेरे हिसाब से, और अगर मैं अपना प्रोडक्शन चला रही हूँ तो अल्टीमेट टारगेट तो वही रहता है, तो मेरा भी अल्टीमेट टारगेट वही है। लेकिन कॉमर्शियल करने का रीज़न ये था कि हमारी जो सोच में था, हम कभी भी एक ऐसा पर्सन नहीं बनना चाहते थे कि हमने अपने एंड से आज मूवी प्रोड्यूस कर दी फिर हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब मैं कहूँ तो डेस्टिनेशन सेम है लेकिन मेरा रास्ता अलग है। तो आपका जो रास्ता है वो क्रिएटिव फील्ड में राइटिंग है, तो आपने कुछ स्टोरीज वगैरह ऐसी लिखी हुई हैं जो कि बॉलीवुड में अगर आप जाएं तो पिच कर सकें उसको? बिल्कुल, मेरे पास स्टोरीज हैं काफ़ी जो मतलब वन लाइनर के तौर पे हैं, जिन्हें डेवलप किया जा सकता है। और अभी मेरे पास अप्रोच भी आई है कि आप लिखिए। एक दो फीचर फिल्म मैंने दी भी है लिख के, लेकिन एक तो दी थी लेकिन उन्होंने प्रोड्यूस नहीं की उसे, मतलब उनका ही प्लान चेंज हो गया। तो इस वजह से अभी मेरा जो रास्ता बॉलीवुड में जाने का है वो बीइंग ए प्रोड्यूसर अब उतरने का है। तो अब बीइंग ए प्रोड्यूसर है, और शुरू से भी मेरा ये नहीं था कि सिर्फ मैं राइटिंग के जरिए ही बॉलीवुड में एंटर करूं, क्योंकि मेन फोकस हमारा अपना बिजनेस के थ्रू बॉलीवुड में एंट्री का था। तो अभी हम लोग की प्लानिंग में यही है कि हम लोग धीरे धीरे वेब सीरीज और फिल्म लाइन में आए, लेकिन अभी जब हम आएंगे तो एज ए प्रोड्यूसर ही आएंगे। उसके बाद उसके अंडर में मैं राइटिंग दूँ अपनी, मेरा कॉन्सेप्ट रहे कुछ भी रहे, लेकिन बीइंग ए प्रोड्यूसर ही उतरेंगे अब बॉलीवुड में। तो ये OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह कितना आप समझती हैं कि कारगर है अभी आजकल के सिनेरियोज में? मेरे हिसाब से बहुत कारगर है, क्योंकि क्रिएटिविटी तो बहुत लोगों के अंदर रहती है, और टैलेंट जो है अगर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिलेंगे तो टैलेंट और बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि पहले के टाइम में जैसे सिर्फ दूरदर्शन था तो कितने क्रिएटिव लोग थे, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म बहुत छोटा मिलता था, यानी उसके लिए इतनी फाइट रहती थी, प्लेटफॉर्म नहीं थे। अब वो प्लेटफॉर्म इतने हो गए कि छोटे से छोटा फिल्म मेकर भी अपनी फिल्म को बनाने की सोच पाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक जरिया मिला, OTT के आने से एक जरिया मिला कि हाँ चलो, एक हमारी फिल्म हमने जो बनाई वो हमारे किसी प्लेटफॉर्म पे रन हुई। तो OTT के आने से मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को, छोटे फिल्म मेकर्स को, बड़े फिल्म मेकर्स को, सभी को फ़ायदा हुआ है। और ऐसे प्लेटफॉर्म और डेवलप होते रहने चाहिए, डिजिटल मीडिया का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि टैलेंट होना और टैलेंट को एग्जीक्यूट करना दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो OTT के आने से बहुत लोग का टैलेंट निकल के आया है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म आने से फ़ायदा तो होता ही है। आपको क्या लगता है कि जो क्रिएटिव फील्ड आपका है, जिस पे आप बरसों से काम करती आ रही हैं, दैट इज क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग के लिए कुछ एक ऐसा जरिया बनाना चाहिए आगे कि जो क्रिएटिव राइटिंग में आना चाहते हैं, जो आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या कुछ हम ऐसा तैयार कर सकते हैं कि जिससे वो क्रिएटिव राइटिंग को थोड़ा उठान मिले, उछाल मिले, जिससे उनके लिए भी एक तरीके से वो पैशन की तरीके से अपने लेकर जाएं और उसके अंदर फोकस्ड रहें? कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए क्रिएटिव राइटिंग के लिए? क्योंकि देखिए, सिंगिंग के लिए ढेरों शोज हैं, डांस के लिए ढेरों शोज हैं, एक्टिंग के लिए OTT प्लेटफॉर्म्स हैं,
क्रिएटिव राइटिंग के लिए, उसके लिए क्या किया जा सकता है? मुझे लग रहा है कि जैसा OTT प्लेटफॉर्म के बारे में आपने बताया कि एक्टिंग के लिए अब OTT प्लेटफॉर्म है, तो कोई भी फिल्म हो, कोई भी शॉर्ट फिल्म हो, कुछ भी हो, उसका बेस तो राइटिंग ही होता है। तो OTT के आने से राइटर को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है, क्योंकि उनको भी तो एग्जीक्यूशन के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला। लेकिन मैं जैसा देखता आ रहा हूँ, जो सिनेरियोस चल रहे हैं अभी, उसके अंदर जिसका सिक्का भारी उसका बोलबाला। तो जो पहले से काम करता आ रहा है, प्रोड्यूसर हो चाहे डायरेक्टर हो, सीधे अप्रोच उसकी ओर होती है कि भाई हमें तो उसको अप्रोच करना है। लिरिसिस्ट है जिनका नाम बना हुआ है, ढेरों नाम है, मैं क्या ही नाम लूंगा, आदमी आंख बंद करके कहता है नहीं उनको कॉल करेंगे क्योंकि मार्केट वैल्यू है। लेकिन वो एस्पायरिंग जो क्रिएटिव राइटर हैं, वो बेचारे या तो उनके असिस्टेंट बन के ही रह जाते हैं और उन्हीं के नाम पे वो चलता रहता है, वो दबे रह जाते हैं। मतलब आपका कहना है कि एक इंडिविजुअल पहचान उनकी नहीं निकल पाती है। वो निकलती है जब वो हिट हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं निकलती है। तो मुझे लगता है इसके लिए जैसे अगर कुछ करने की बात आए तो नए को मौका तो देना चाहिए, लेकिन मार्केट वैल्यू में, क्योंकि जब हम कुछ फिल्म बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो नाम बिकता है। तो हमारे जैसे प्रोड्यूसर भी शायद, मतलब अभी तो हम बहुत छोटे प्रोड्यूसर हैं, बट फिर भी कोई भी प्रोड्यूसर हो, वो भी ये हो जाता है कि भाई अगर उसका किसी ने नए राइटर को ले लिया, फिर OTT पे नाम बिक रहा है, नहीं जा रहा है, तो वो क्या करेगा? क्योंकि अगर उसकी चीज़ पब्लिश ही नहीं होगी तो उसका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो ये वैसे तो एक राइटर की अलग से पहचान के लिए, तो मेरा जो अपना परसेप्शन है कि ये पूरी फिल्म बनाना कई लोगों के टैलेंट को जोड़ना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक फिल्म एक मोती की माला बनाने जैसी होती है कि अगर आपने सही मोती नहीं लगाया तो आपकी माला, एक भी मोती अगर खराब लगाई तो आपकी माला खराब हो जाएगी। तो राइटर अकेले माला नहीं बन सकता, उसको सबको जोड़ के ही रखना पड़ेगा। तो हाँ, ये एक बोलबाला जो है कि जो नोन है उन्हीं को काम मिल रहा है, इसके लिए मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को यूज करना चाहिए। यानी कि जैसे मैंने मन की उड़ान मान लीजिए शुरू किया, तो मेरी अपनी स्टोरीज हैं, लोग देखेंगे, मुझे अप्रोच करेंगे, ये एक सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि भाई आप OTT डायरेक्ट आपको एज अ राइटर तो लेगा नहीं, वो तो पूरे प्रोडक्शन के तौर पे लेगा। तो प्रोडक्शन के साथ तो एक रिलेशन बना के रखना होगा। और जहाँ तक बात आई इंस्टीट्यूशन की, ये एक क्विक मेरे माइंड में आया था कि जैसे सबका प्लेटफॉर्म होता है जनरली, जैसे आपने मान लीजिए सिंगिंग का हो गया, चीज़ें हो गई, तो मुझे लगता है जैसे इंडियन आइडल निकला, उसने डांस और कहीं सिंगिंग का आया, इस तरह की चीज़ें जो निकलती हैं, तो राइटिंग का भी एक ऐसा होना चाहिए प्लेटफॉर्म जिससे नए राइटर्स को एक्सप्लोरेशन मिले। आजकल तो वैसे इंडियन आइडल में भी स्क्रिप्टिंग चलती है, वहाँ पे भी राइटर की जरूरत होगी। राइटर की बहुत जरूरत है। मतलब आप ये मान के चलिए कि शायद हम लोग को पता नहीं चलता है, बट मतलब नॉर्मल लोगों को नहीं पता चलता है, बस बीइंग इनटू दिस इंडस्ट्री हमें पता है कि अगर आपको एक प्रोजेक्ट उठाना है तो सबसे पहले आपको राइटर की नीड है। एग्जैक्टली भाई आजकल तो हमारा आपका इंटरव्यू तो डायरेक्ट हो रहा है, नहीं तो इंटरव्यू भी स्क्रिप्टेड होते हैं। यहाँ पे ना मैंने कोई प्रश्न सोचा है, हाँ मेरे पास कुछ प्रश्नों का वो आता है कि भाई इस टाइप के प्रश्न जो हैं क्रिएटिव वालों से, क्रिएटिव राइटिंग वालों से, या डायरेक्शन वालों से, या सिंगिंग के जो आर्टिस्ट हैं उनसे, वो जनता भी पूछती है कि मेरा ये क्वेश्चन है, तो मैं उनको सामने रखता हूँ, लेकिन कोई स्क्रिप्टेड नहीं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी आपकी कि आपने जब इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया तो मैंने बोला आपसे कि ठीक है आप बता दीजिए क्या क्या रहेगा क्वेश्चन, तो आपने यही बोला कि नहीं मैं जो पूछूंगा मैं सीधा पूछूंगा, ऑन स्पॉट पूछूंगा। तो मुझे भी अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ, जब मैं यहाँ आई तो कोई प्रिपरेशन करके नहीं आई, मैं सीधा आई कि हाँ आप जो पूछेंगे बोलेंगे, तो मैं जो बोल रही हूँ कंटिन्यू बोल रही हूँ, तो इसका एक अलग मजा है। लेकिन हाँ, जो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होते हैं उसमें राइटर की नीड होती है, तो मुझे लगता है राइटर की नीड है। राइटर को खुद अपने आप को ना, मतलब वही बढ़ाना चाहिए, अपने आप को थोड़ा बिहाइंड द सीन ही ना रख के थोड़ा एक्सप्लोरेशन चाहिए। और अगर कुछ लोग ये जैसे सॉन्ग का और डांस का इस तरह का कोई प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं राइटिंग को लेके, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, कपिल शर्मा शो में ही देखिए 8 से 10 राइटर हैं, और न जाने कितने टेलीविजन शोज हैं जिसके अंदर राइटर्स की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो थैंक यू सो मच सपना जी, आपने अपना समय दिया, इतना मजा आया, और सच में हमें जानने को मिला कि क्रिएटिव राइटिंग को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं आगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए
और हमारे इस शो के 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच संकट जी, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देके, क्योंकि होता है ना जब आप कुछ कर रहे होते हैं और जैसे आपने आज अचानक से पूछा मुझसे कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, तो शायद इतने सालों पे ये तो टाइम रहता नहीं है कि हर बार वही चीज़ रिवाइज करें, बट आज मैंने खुद सोचा कि अच्छा हाँ मेरी शुरुआत ऐसे हुई थी। तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत एनर्जी फील हो रही है इस वक्त में कि जब शुरुआत जो हुई थी वहाँ से लेके आज तक का सफ़र आपने इतने छोटे से समय में मुझसे पूरा कहलवा लिया। रियली बहुत अच्छा लगा, इट वॉज रियली फन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपने देखा कि क्रिएटिव राइटिंग को आप कैसे आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं। आपको धैर्य से और अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, हारना नहीं है, डरना नहीं है, काम करना है और पॉजिटिव रहना है। तो यहीं पे हमारा ये शो का एपिसोड खत्म होता है और आपसे विदा तो ले रहे हैं, लेकिन आपको दोबारा फिर बुलाएंगे। बिल्कुल, मैं हमेशा आना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच। हमें ज़रूर बताइए आपको हमारा शो कैसा लगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट पे बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं। और अगर सपना जी से आप जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे ये अवेलेबल हैं, आप जुड़ें और अपना मैसेज दीजिए, ये रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।